प्रो कबड्डी में अगर जो कोच चाहे इसको हीरो बना सकता है, क्योंकि हीरो को जीरो बना सकता है। तो उसके बाद रिटायरमेंट क्यों लिया आपने? तो कहीं ना कहीं जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं, हर किसी से वो फेम शायद उगता भी नहीं है। मैं एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है प्रो कबड्डी में। देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कबड्डी कहाँ स्टैंड करता है? उस स्पेन में रह के भी मैंने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो यंग को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोच के यहाँ घी पहुँचाने से, दूध पहुँचाने से या उनके पैर पकड़ने से खिलाड़ी नहीं बनते। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हुई और उसके बाद आपने संन्यास भी ले लिया। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं 5-5 6-6 सीजन हो गए और उनके 2-4 पॉइंट भी नहीं है और वो लगातार सीजन में चल रहे हैं, छोड़ होते ही नहीं है। प्लेयर किसी के बनाने से नहीं बनते, ना किसी के बनाने से मिटते हैं। प्लेयर खुद की मेहनत से बनते हैं और खुद के दम पे ही वो मिटते हैं। आज हमारे साथ हैं भारत के कबड्डी के रेड मशीन। इनको रेड करने वाली मशीन कहा जाता है। रेड का मतलब अभी हम समझेंगे अगर आप नहीं जानते तो। उसके बाद इनको शोमैन ऑफ इंडियन कबड्डी कहते हैं। इनको पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन कबड्डी कहते हैं। कबड्डी में, प्रो कबड्डी में 700 पॉइंट करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और 2016 में गोल्ड लाने वाले एशियन गेम्स में पहले खिलाड़ी। हमारे साथ हैं राहुल चौधरी जी। राहुल जी, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मजेदार इंट्रोडक्शन ठीक दे दिया? बिल्कुल। कुछ कमी तो नहीं रही? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छा है। ठीक है। तो इन दोनों क्या चल रहा है राहुल जी? इन दिनों अभी कुछ नहीं चल रहा है एक्चुअली। नेशनल गेम्स आने वाले हैं और अभी प्रो को लीग चल रही है, तो बस यही उसकी प्रिपेयरिंग चल रही है। ठीक है। कि आने वाला जो नेशनल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना है, फाड़ू तरीके से खेलना है, तो उसी की प्रिपेयरिंग चल रही है। मुझे एक चीज बताओ, आपको रेड मशीन कहते हैं। अच्छा, रेड का मतलब आप नहीं जानते तो अंग्रेजी वाला हो सकता है लोग ना जानते हो, लेकिन देसी तो सारा आदमी जानता है। होता क्या है, कबड्डी में जो लाइन होती है, आप जब पहली बार दुश्मन के खेमे में घुसते हो उसको रेड करना कहते हैं। यस। है ना? तो आपको रेड करने की मशीन कहा जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, जब मैं टीम में था तो मैक्सिमम रेड जो मैं ही अकेला करता था, तो इसलिए शायद मुझे रेड मशीन कहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी खाली एम्प्टी रेड बहुत कम मारता था। या तो पॉइंट देना है या लेना है। एम्प्टी रेड कहने का मतलब दुश्मन के खेमे में गए तो किसी को लपेट के ले आना है? नहीं, एम्प्टी रेड वो होती थी कि जैसे गए और वॉक लाइन करके वापस आ जाना, किसी को मारा ना नहीं? किसी को पॉइंट देना ना लेना। ठीक तो है। वो एम्प्टी रेड में बहुत कम करता था और मैच में कम से कम हर मैच में 20 या 22 रेड जरूर करता था। हर मैच में 20-22 रेड? या मैक्सिमम एक खिलाड़ी कितने कर सकता है? ये तो उस पर डिपेंड करता है कितना कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे लगता है 30-35 रेड कर सकता है पूरे 40 मिनट में। ओके। तो रेड करते वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? क्योंकि हमने जितना आपको टीवी वगैरह में देखा है, आपकी एनर्जी बड़ी तगड़ी रहती है। तो एनर्जी के लिए कुछ खास सीक्रेट है डाइट में, माइंडसेट में, क्या है? ना बिल्कुल, जो स्पीड होती है थोड़ी नेचुरल भी होती है और कुछ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। उस ओके। पे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। और जो डाइट थी वो भी एक मायने रखती है। डाइट में ज़्यादा आयुर्वेदिक पे ज़्यादा विश्वास करता था और वही मैं यूज़ करता हूँ आज भी। थोड़ा खुल के आयुर्वेदिक बताओ अपने डाइट के बारे में। डाइट में जैसे कि एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया था डाइट का, तो उनमें आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा स्वर्ण भस्म हो गई, लोहा भस्म हो गई। तो जो सोन भस्म, भस्म? ये जो भस्में होती हैं, भस्म ऐसा मुझे भी नहीं पता भस्म क्या होती है, पर बहुत ही वो सोने से ही महंगी आती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भस्में आती हैं। तो वो मतलब उसको, खाने के लिए है ना वो? यस, उनको एकदम पीस के पाउडर जैसा बनवा लेते हैं। वो हाँ। बहुत ही, पता नहीं पहाड़ों से आती हैं, कहाँ से आती हैं, पर औषधि जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। कैसे तो खाते हैं उसको? वो उसका एक पेस्ट बना लेते हैं, उसको लिक्विड का, उसके साथ जैसे कि हनी के साथ मिला के खा सकते हो। उसके साथ दूध और घी का सेवन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ओके। तो उसकी जो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। और उसकी ओके। जो आयुर्वेदिक का एक सबसे मेन ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करो या ना करो, आपके साथ वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। ऐसे कि हम सप्लीमेंट खा लेते हैं, तो जब तक हम खाते हैं तब तक वो असर दिखाती है, उसके 1 महीने बाद तक दिखाएंगी। पर आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है जो
आप आज खाओ या कल मत खाओ, वो जब आप अपने रंग पे आएंगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगी लॉन्ग टाइम तक। अच्छा, सप्लीमेंट की भी बात करनी है आपसे। हाँ। ये आपने बोला बहुत महंगी आती है, महंगी का मतलब कितनी? महंगी मतलब कि अगर आप तोले में जाओ तो सोने के बराबर आएंगी, 1 लाख रुपए। जैसे कि आप एक, मैंने अभी एक बार बनवाया था एक से, तो उसने मुझे वो 1.5 लाख का दिया था। 1.5 लाख रुपए का कितना 1.5 लाख का एक क्वांटिटी? च्यवनप्राश मुझे लगा वो एक या 2 केजी होगा। 1 केजी 1.5 लाख रुपए का? या वो ऐसा है, उसको आप चाय के साथ अगर ले लेते हैं प्रैक्टिस से पहले, हम्म, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे आप रुकोगे ही नहीं, एक घोड़े की तरह दौड़ते रहोगे। ऐसा? इतनी ज्यादा औषधियाँ उसके अंदर होती हैं और बहुत ही पावरफुल होता है वो। हम्म, ऐसे अगर उसके ऊपर अगर आप घी या दूध नहीं लेंगे, हम्म, तो मुझे लगता है वो हर किसी से झिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो अच्छा। बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसका सीजन होता है, जैसे कि जब सर्दियाँ आती हैं, हम्म, तो आप 2-3 महीने ही खा सकते हैं उसको, सर्दियों के टाइम पे ही। 70 साल के बूढ़े को दे दिया, क्या होगा फिर? तो दौड़ बूढ़ा जाएगा वो? जवान हो जाएगा। मतलब इतना पावरफुल सच में है वो? या बिल्कुल। आमतौर पे मार्केट में नहीं मिलता हाँ ये? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, जैसे कहते हैं कि लोग ये एग खाने चाहिए, प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती, हम्म, वो भी सही है कि खाना चाहिए, पर जो आयुर्वेदिक खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको एग की जरूरत है या किसी और की जरूरत है, क्योंकि आपको दूध में प्रोटीन मिलता है, घी हो जाता है, दही हो जाता है, तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। कभी सप्लीमेंट वगैरह लेते हो आप? नहीं, मैंने नहीं लिया कभी। कभी प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं? प्रोटीन लेके तो बहुत बार आया। घर पे डब्बा? हाँ, लेके बहुत आया, उसके ऐड वगैरह बहुत किए मैंने हम्म, न्यूट्रिशन के, बट कभी आप खुद को यूज नहीं किया। हाँ, जैसे कोई अच्छा। कह देता कि यार ये चीज है, इससे और ज्यादा स्पीड आएगी, और ज्यादा पावर आएगी, हम्म, मैं ले आता था। हम्म, और जो मेरा छोटा भाई आता था वही खाता था उनको, कि तो मैं ये यार मैं नहीं खाऊंगा, तो ये इसमें तू खा। कंट्रोवर्शियल बात हो गई, आप ऐड करते थे लेकिन खाते नहीं थे। मैं खाता नहीं था बिल्कुल। अमेजिंग। तो किसी तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं? नहीं, किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि मेरे को भाता ही नहीं था, मतलब कि मेरी बॉडी में वो जमता नहीं था खा के। हम्म, कभी मैंने कभी प्रोटीन खाया तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कुछ खा के, जैसे कि भूख नहीं लगना, हम्म, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, हम्म। तो ये चीज रहती है, तो मैं फिर उसको अवॉइड करता था। तो मैं ज्यादा आयुर्वेदिक खाता था। तो प्रोटीन के आज लिए भी आप खाता दूध हूँ। पे? हाँ, दूध और दही और बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा। क्या नॉर्मल डाइट रहता है आपका? दूध दिन में लगा लो 1.5 लीटर तो कम से कम चाहिए ही, रोज का? रोज का। अभी भी? या अभी भी। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा घी, 1 केजी घी मुझे लगता है 10 से 15 दिन चलता होगा। ओके। तो उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स बादाम होते हैं जो, हम्म, मुझे लगता है कि एक बार प्रैक्टिस के बाद हम्म, कम से कम 250 या 300 ग्राम में एक बार वो बादाम का एक वो बनाते हैं मिल्क, हम्म, उसको पीस के मिक्सी में, ठीक है। उसका एक लिक्विड सा बना लेते हैं, उसको फिर एक कपड़ा लेकर छान लेते हैं, फिर वो पी लेते हैं, तो कम से कम बादाम और ये बहुत काफी हो जाता है। चीनी वगैरह, मीठा वगैरह? नहीं, चीनी नहीं। पहले पहले जब प्रो कबड्डी में गए थे, हम्म, तो हमें इसे डाइट का पता ही नहीं होता, क्योंकि मीठा तो पहले बहुत ही खाते थे गांव में तो। और जो हमारी जो कम्युनिटी जाट, हम्म, तो जाट वैसे बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले होते हैं। अच्छा, ओके। ये आप कहीं भी देख सकते हैं, मीठे में ना वो रुक ही नहीं सकते। फिर भी हट्टे कट्टे होते हैं, तगड़े या होते हैं। क्योंकि वो वर्क ही उनका ऐसा होता है, क्योंकि अगर घर में है तो खेती में बहुत ज्यादा काम करना होता है, तो हम्म, उनकी जो एनर्जी है, जो शुगर करते हैं, जो खाते हैं मीठा, हम्म, तो उसको वहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे निकल जाता है। या खेती में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम्म, हम्म, मुझे याद है हम छोटे थे तो एक एक ट्रॉली में 350 पुलियाँ होती थी। एक पुली जो होती है, जैसे गन्ने की जो पुली होती है एक, हम्म, वो कम से कम 50 या 60 किलो की होती है। हम्म, तो उसमें 350 पुलियाँ उठा के एक ट्रॉली में घेरना, तो बहुत ही एनर्जी का काम हम्म। तो अभी जिम विम जाते हो? है। सॉरी, जिम का भी मैं बहुत हाँ। कम यूज करता हूँ। नहीं। मैं वैसे ही ज्यादातर आउटडोर पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। एक की सीढ़ियाँ, जैसे कि हम पैडी बोलते हैं, पैडी हाँ, हाँ, चढ़ना, हाँ, हाँ, हाँ। स्टेपिंग करना, हम्म, दंड बैठक मारना, स्प्रिंट लगाना, रनिंग करना, जैसे कि सैंड के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके। तो जिम भी जाते हैं, जैसे कि हम पहले जब हॉस्टल में थे, हम्म, तो उसमें जो हमारा मंडे या ट्यूसडे एक दिन जिम होया करता था, उसमें हमारा फुल ट्रेनिंग होती थी। थाइस की ज्यादा होती, थाइस की जब भी कोई एक्सरसाइज होती तो वो जिम जाना होता था। अच्छा, वेट थाइस की? ट्रेनिंग जो होती थी हमारी। ऐसा क्यों, थाइस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? मुझे लगता है कि गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल थाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा काम थाई पे ही ज्यादा स्ट्रेंथ आनी चाहिए। क्योंकि एक हम्म, रेडर के तो अगर हम हमारे आगे से 2 3 या 3 प्लेयर आते हैं, तो थाई की पावर जब लगती है हम्म, तो निकलने में आसानी होती है। हम्म। और मुझे लगता है ऐसा सिर्फ कबड्डी में नहीं, किसी भी गेम में। किसी भी गेम में आप फुटबॉलर देख लो, हॉकी देख लो, हम्म, उनकी जो थाई पावर होती है बहुत अच्छी होती है। ओके।
तो मतलब इन समरी आप कह रहे हो कि जिम वगैरह कम ही, अपना देसी जो एक्सरसाइज है, दंड बैठक वगैरह वो सब। हाँ। ओके। आपकी फिटनेस में मैं देख रहा हूँ बहुत तगड़ी है, मतलब नहीं, एक्चुअली एकदम। मैं क्या मानता हूँ कि जैसे कि आप जिम जाते हो तो जिम भी बेकार चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है जिम जाना, बट अब जिम और सप्लीमेंट ऐसा हो गया कि जब तक आप जाते रहोगे तब तक ही आप फिट रहेंगे। हम्म, जैसे ही आप छोड़ोगे तो जैसे जहाँ थे वहीं आ जाओगे बैक। अब मैं देसी इसीलिए कहता हूँ, जैसे कि आप किसी भी कोई अंकल होंगे जो पुराने गांव के होंगे, उनको कभी देखना वो सदा एक से ही पाएंगे, हम्म, क्योंकि उनका खाना रहना सहना वो देसी है। तो हम्म, देसी कोई भी चीज होती है वो लॉन्ग टाइम भी रहती है। जैसे आप मैं देखता हूँ कभी कभी अभी सोशल मीडिया पर देख लो, कोई अंकल रिक्शा वाले की बॉडी अगर आप देखोगे तो किसी जिम वाले की भी नहीं पाएगी। हाँ वो सिक्स पैक होता है 60 सिक्स की पैक उम्र में रहती भी। है, जबरदस्त बॉडी होती हाँ, है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिम तो चलो ठीक है, जो शहर में जिनके पास टाइम नहीं है वो जाके एक आध घंटा अपना वर्कआउट कर सकते हैं, बट हम्म, जो गांव में रहते हैं हम्म, तो उनको मुझे तो लगता नहीं कोई जिम की जरूरत है, क्योंकि जब हम गन्ने की खेती हम करते हैं तो उसको हम्म, उठाते हैं भगा के गिरते हैं तो सारा काम उसी में हो जाता है। तो हम्म, जिम जाने का मतलब ही नहीं बनता। हम्म, फावड़ा चला लो तो उसमें पूरे शरीर की एनर्जी लगती है। अगर आपने 10 या 15 मिनट फावड़ा खेतों में चला लिया हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि शहर का आदमी उठ भी पाएगा। हाँ, और गांव के जो होते हैं वो एक एक बीघा खेत खोदते हैं, जो गन्ना हम उगाते हैं, जो खेत खुदाई होती है, हम्म, एक आदमी एक एक बीघा खोदता है। तो उसकी प्रैक्टिस का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही अलग होता है। फिर उसके बाद डाइट तो रहती है मेन। आपके फेस पे लाली बहुत है, मतलब एकदम ऐसा खून ऊपर ही आ रहा है, तो ये वो भस्म का कमाल है? हाँ, मुझे लग रहा है कि भस्मों का ही कमाल है वो मिलता किधर है भस्म? ये। भस्म तो बहुत इजी मिलती है, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाइएगा। ऐसा? हाँ, पंसारी की दुकानों पे ही मिलती है ये। क्या बोलेंगे पंसारी उसको, हो क्या गया, नाम या बोलेंगे? जैसे कि जहाँ पे ये गरम मसाले वगैरह मिलते हैं, कि बोलो कि मुझे एक नुस्खा तैयार करवाना है, ये भस्म जो है ये मिला के दे दीजिए, तो उनके पास होते हैं। क्या तैयार करना है? एक नुस्खा आप मेरे लिए बना दीजिए एनर्जी का, कि इसमें हाँ, कि भस्म वगैरह का, हाँ, हाँ, तो वो खुद से बना देते हैं। एक्चुअली इनको कम यूज इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। हम्म, और जो सप्लीमेंट होते हैं वो बहुत ही कम लोग उसमें मिल जाते हैं। जैसे कि आप अच्छे सप्लीमेंट लोग मैक्सिमम तीन चार 50 हजार साठ का मिल हजार के आ जाएगा। जाएंगे अगर बहुत ज्यादा लोगे। हम्म, अगर आप मैंने बताया ना कि 1 या 1.5 किलो वो चटनी मैंने ली थी जो आयुर्वेदिक थी, हम्म, तो 1.5 लाख की मिली। तो 1.5 लाख एक नॉर्मल खिलाड़ी तो मुझे लगता नहीं कोई ले पाएगा, क्योंकि हम्म, आज से जब प्रो से पहले हम ही ना ले पाए हम्म, तो और कौन लेगा। ओके। तो और उसको स्पॉन्सर कौन करता था, खुद के पैसे से? चटनी तो खुद से लेनी पड़ेगी, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करता। ओके। जड़ी बूटी को कौन स्पॉन्सर करता है। हाँ, थोड़ा कबड्डी के बारे में बताइए राहुल जी। कबड्डी, देखो देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कबड्डी कहाँ स्टैंड करता है? देखो अभी कबड्डी सेकंड नंबर की हाईएस्ट लीग है अपनी इंडिया की। सेकंड? सेकंड नंबर हाईएस्ट लीग है, जो आईपीएल के बाद, क्रिकेट के बाद अगर कोई लीग सक्सेसफुल हुई है हम्म, तो वो प्रो कबड्डी लीग है। हम्म, और एक मात्र पहली ऐसी लीग है जो एक साल में 2 सीजन करे हैं ओके। कबड्डी ने। हम्म, तो कबड्डी अभी हाईएस्ट सेकंड नंबर का गेम है अपनी इंडिया का। ऐसा अगर क्यों, क्या वजह? आईपीएल के बाद अगर कोई गेम सबसे ज्यादा देखा गया है, सक्सेसफुल हुआ है, तो वो प्रो कबड्डी लीग हुई है। क्योंकि कबड्डी एक ऐसा गेम है जो बचपन में कोई ना कोई जरूर खेला है। हाँ, आप भी खेले होंगे, हम्म, स्कूल टाइम में खेले हैं या गांव के टाइम में खेले, हर एक बंदा खेला है। हम्म, मगर वो उस टाइम जो एक गांव का गेम समझ के इसको पीछे छोड़ दिया। हम्म, पर जब से ये प्रो कबड्डी लीग आई, हम्म, उसके आने से इसमें 4 चांद लगे, क्योंकि वो एकदम ग्लैमर टाइप से उसको दिखाया गया, टीवी पे दिखाया गया। हम्म, और हर कोई कबड्डी खेला है, गांव का जुड़ा गेम है, एक मठ से जुड़ा गेम है, तो अपने देश का गेम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा लोकप्रिय हो गया। हम्म। लेकिन अभी भी देखता हूँ मैं, मॉडर्न स्कूल वगैरह जो है वहाँ पे कबड्डी वगैरह का ट्रेंड नहीं है। मगर फुटबॉल चलता है, क्रिकेट चलता है, कबड्डी नहीं है। अभी पहले तो बिल्कुल भी नहीं चलता था, बट अभी जब से ये प्रो कबड्डी लीग आई है हम्म, तब से तो ये जो अपने मॉडर्न स्कूल है उसमें भी होने लगी है कबड्डी। होने लगे जैसे हैं। कि हम जाते हैं, एक्चुअली हम खुद चीफ गेस्ट बन के जाते हैं कि सर हम कबड्डी करा रहे हैं, अपने पहली बार हो रही है, तो बड़ा अच्छा। अच्छा लगता है। मैं तो हाँ, काफी बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट में भी गया हूँ, जैसे स्कूल वाले कराते हैं तो मैं वहाँ चीफ गेस्ट गया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि यार कबड्डी प्लेयर है हम्म, और क्रिकेट के उसमें जा रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। क्रिकेट की उपलब्धि बड़ी उपलब्धि, कबड्डी की छोटी। हाँ, देखो अपने देश में अगर देखो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अगर हम्म, बात कहीं भी आती है तो सबसे पहले क्रिकेट आता है। हम्म, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे उसमें खेल का एक पेज आता है, उसमें भी आप देखोगे तो अगर कोई
बाकी ओलंपियन भी होगा तो वो एक छोटा सा खूट में कहीं दिखाई देगा। क्रिकेट का एक डेडिकेटेड पेज होता है। क्रिकेट का तो अगर गर्लफ्रेंड भी कहीं गर्लफ्रेंड के साथ भी अगर कहीं घूम रहा होगा तो वो बहुत बड़ी न्यूज बनी पाएगी वहां पे। तो ये क्रिकेट का एक अलग ही लेवल है अपने इंडिया के अंदर। तो आपको कभी मन नहीं किया क्रिकेट की तरफ रुझान बनाया जाए? नहीं, पहले से ही एक ही दिमाग में थॉट रहता था कि जैसे कि एक ही समझा जाता है कि ये एक रईसों का गेम है, वहाँ छोटा बड़ा काम नहीं होता, तो वो इसलिए थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यार वो उसका हम खेलना वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, क्रिकेट रईसों का गेम है। हाँ, ऐसा बोलते थे कि यार वहाँ पे सिफारिश बहुत ज्यादा चलती है, पैसा बहुत ज्यादा चलता है कि यार हम जैसे मिडिल क्लास के बंदे कहाँ खेल पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। टैलेंट जिसके पास है वो खेल सकता है। जैसे कि मैंने देखा भी अपना, अब रिंकू देख लो आप, कोई इतनी बड़ी वीक फैमिली से नहीं है कि वो उसको जाके वहाँ डोनेट पैसे दे सकता है, कुछ कर सकता है, पर उसका टैलेंट था तो वो आज इंडिया की टीम में भी है और अपना वो। तो ये हमारा गलत सोच था, गलत गाइड किया गया, पर मेरा अच्छा क्रेज था क्रिकेट में, मैं बहुत अच्छा खेलता भी था। तो अभी ये रिंकू सिंह जैसों को देख करके फील नहीं आता कि किसने हमें भ्रम में डाला? ढूंढो उसको। ना बिल्कुल, अभी तो अफसोस होता है कि यार ये कहीं ना कहीं क्रिकेट खेले तो और भी अच्छा रहता है, पर अभी अपने आप को सही चलो कबड्डी भी अब ठीक है, जो भी है बढ़िया है। ओके। और अभी तो प्रो कबड्डी में अलग अलग देशों के भी लोग आते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हो? इंग्लिश बढ़िया है आपकी? नहीं, मेरी तो बिल्कुल, मेरी क्या है, किसी भी इंग्लिश ठीक नहीं है। हमें लगता है कि फॉरनर्स बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, तो वो हमसे भी घटिया बोलते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है, कैसे लगा आपको ये? एक्चुअली आप ईरानी प्लेयर हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। साउथ कोरिया वाले हो गए, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी इंग्लिश आती है। जैसे कि यूएस वगैरह का हो गए तो वो तो इंग्लिश बोलेंगे अच्छे से, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश, उनके घर की भाषा है, उनकी घर की भाषा है। तो वही है कि वो उनको भी इतनी इंग्लिश आती है, हमें भी इतनी इंग्लिश आती है। तो बस ओके यस नो यही चलता रहता है कबड्डी में। ओके ओके ठीक है बस। ओके। तो कभी ऐसा नहीं होता कि अपना कुछ समझाना है या उनसे कुछ समझना है, ऐसा कभी नौबत आता है? ऐसा आता है तो पहले तो ट्रांसलेटर होते थे। अच्छा, होते हैं। पर हाँ, उसमें ट्रांसलेटर होते हैं, तो बट जब मैच में चलते हैं तो थोड़ा ना खेल के उस से मूवमेंट, जैसे कि हम किसी हैंडीकैप जो होते हैं उनको समझाने लगते हैं ना, कि जब वो समझने लगता है इशारे, तो ऐसे ही हम आपस में ऐसे इशारे समझ लेते हैं कि ये करना है वो करना है, कि अभी रेड को सेव करना है नहीं करना। तो वो थोड़ा ऐसे क्या होता है, और मुझे लगता है कि जब मैच चलता है तो कुछ सुनाई ही नहीं देता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, अपना काम तो करना ही है। क्रिकेट में जैसे वो होता है गाली वाली दे देते हैं, तो कबड्डी में भी होता है ऐसा? मुझे लगता है कबड्डी ज्यादा गाली चलती नहीं होगी ऐसा है क्या? किसी भी गेम में। तो ये तो बढ़िया एडवांटेज हो गया, अपन हिंदी में गाली दो। नहीं, गाली अगर देते हैं तो वो वहां पर रोक देते हैं, और बहुत ही उसकी भी पहले क्लास वगैरह होती है। तो अच्छा, क्लास वगैरह तो मतलब गाली क्या? मतलब देना नहीं? गाली दे नहीं सकते, उस पर वो जुर्माना वगैरह लगा देते हैं। पर पहले तो माइक नहीं लगते थे, अभी तो माइक लगने लगे हैं। जैसे खेलते हैं, रेडर होता है तो उसको यहाँ पे एक माइक देते हैं ऑन कोर्ट। खेलते वक्त माइक? खेलते में हमारे यहाँ माइक रहता है, जो एक रेडर के पास रहेगा, एक डिफेंडर के पास रहेगा। तो डिस्टर्ब नहीं करता खेल में? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक क्या बताऊं उसको, स्पोर्ट्स के वो पहले था नीचे कोई टाइटी वगैरह, वो ऐसा कुछ देते हैं, ब्लाउज की तरह देते हैं उसके एक ब्लाउज सा परा देते हैं। मैं तो बहुत बार उनको बोला कि यार क्या ब्लाउज सा परा देते हो आप। वो बहुत टाइट होता है, मतलब कि शुरू शुरू में जब पहरा हमने वो किट के अंदर, अपनी जो प्लेइंग जर्सी होती है उसके अंदर पहरा, तो बड़ा अजीब सा लगता था। बहुत ही अजीब दिखता था वो। और उसको पहनते मैं तो यही बोलता कि नहीं यार मुझे कि नहीं दूसरे प्लेयर को लगा दो। पर उसमें क्या होता है, जो मेन प्लेयर होता है जिसको ज्यादा बोलना है या जिस पे ज्यादा कैमरा फोकस करता है, जैसे कि हमारी टीम में कोई अच्छा प्लेयर है तो एक डिफेंडर है, एक रेडर के पास वो होता था। तो बाजी भर तो उसी पे ध्यान रहता है कि वो बहुत टाइट सा रहता था अंदर। और क्यों ये माइक देने का पर्पस ये गाली नहीं? ये उसलिए रहता है कि ये टीम में क्या समझा रहा है, टीम को मतलब कैसे खेल रहा है, कबड्डी कबड्डी कर रहा है नहीं कर रहा, और टीम को कैसे वो एक मैनेज कर रहा है, कैसे अपने प्लेयर को समझा रहा है, उसको लेके ज्यादा होता है कि कोच क्या बात कर रहा है प्लेयर के साथ। तो कभी कभी तो अगर गाली देते तो ऐसे हाथ रख लेते थे माइक के ऊपर। अच्छा, और फिर उसको गाली देते थे। फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं, तो वो उधर से गाली देता था। अच्छा, वो मूवमेंट लिप सिंक पकड़ लेते थे, बाकी तो कुछ आवाज आती नहीं थी। तो कभी कभी जोश में कोच भी गाली दे रहा पीछे से। कभी ऐसा माहौल बना कि सब लोग ही गाली दे रहे हैं एक दूसरे को? आज मैच हार जाते हैं ना, जब बढ़िया वो चलता है, अगर उस टाइम अगर हमारा जो चेंजिंग रूम होता है वहां अगर कैमरा या माइक लगाओ तब अच्छा सुनने को मिलेगा। कोच इतनी अच्छी अच्छी गालियां देता है कि सुन नहीं पाएंगे। ओके। हम लोग जब बचपन में कबड्डी खेलते थे
जो अलग अलग टाइप के होते थे, सेल्समैन अड्डा, बाप तेरा बुड्ढा, माँ तेरी लंगड़ी, ऐसा चलता था। तो ऐसा सुना है? नहीं मैंने ऐसा ये तो पूरा नहीं सुना। बनाऊं? पूरा जहां तक मुझे याद है पूरा बताता हूँ। सेल्समैन अड्डा, बाप तेरा बुड्ढा, माँ तेरी लंगड़ी, पकड़ बेटा टंगड़ी 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 टंगड़ी, ये चलता था। तो आप लोग में कैसे चलता है? नहीं हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं चलता, ये तो मैंने नॉर्मल पहली कबड्डी ये कबड्डी? तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ जब तक मैं खेलना स्टार्ट अरे ये किया तो है। एक मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बचपन में बहुत अलग अलग, नहीं कौन तो क्रिएटिव आदमी होता था पता नहीं मुझे, नहीं तो लेकिन अपने ऐसे करते थे। नहीं मैंने ऐसा नहीं देखा। मैं तो जब भी कबड्डी कबड्डी सुना है, बट ये तो पहली बार ही सुना मैंने। हाँ, नाम लेके कई बार कुछ बहुत होनहार बच्चे होते थे हम लोग में, तो वो गाली से ही शुरू करता था और आखिरी तक गाली 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 चलता रहता था। अच्छा बड़ी क्रिएटिविटी है कबड्डी में हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ ये सब क्रिएटिविटी नहीं है मतलब? नहीं ऐसा तो नहीं सुना मैंने कभी कबड्डी के। तो आप वंचित रह गए थे। कबड्डी 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 सुना है कि पहले जो होता था हम्म, कि आप रीडिंग के लिए जा रहे हो तो कबड्डी 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 आपको बोलना है जब तक आप पाले में हैं। तो अंग्रेज कैसे बोलते हैं कबड्डी, बोल पाते हैं? वो कहा खपद्दी 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 खपद्दी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। ओके, तो ये ईरानी वगैरह वो तो कबड्डी कहाँ बोलते, खपद्दी खपद्दी ऐसे कुछ बोलते हैं वो। लेकिन अच्छा फील आता होगा नहीं, हमारे देश का खेल। हाँ ऐसा ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि जब दूसरे की कोई बोलता है अलग अलग हम्म, तरह की आवाज आती है तो उसको देखने में बड़ा ऐसे थोड़ी देर देखते रहते हैं। जैसे कि हरियाणा में कबड्डी बोलो तो उनकी लैंग्वेज सुनने में अलग मजा आएगा, हाँ, तो उनकी भी अलग आता था। मारपीट की नौबत आ गई हो ओपोनेंट के प्लेयर से? काफी ऐसे तो काफी मैच हमारे में एक बार याद है मुझे कि मैच चल रहा था और हम हरियाणा और यूपी का मैच चल रहा था। हाँ हाँ, और मैच में हरियाणा की टीम में प्रदीप नरवाल बड़े बड़े खिलाड़ी थे उसमें भी, और ठीक है। अपनी साइड भी ठीक थे। हम्म, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जाट ही थे दोनों साइड। तो लड़ाई तो होती रहती है, जहाँ जाट है वहाँ तो थोड़े बहुत तो वहाँ लड़ाई तो होगी। चलेगा ही। हम्म, तो मैच चल रहा था, उनके 34 हमारे 14। हम्म, मैच मतलब वन साइड, मतलब मैंने सोच लिया कि यार मैच तो हार गया, छोड़ो यार अब क्या करना है। अब इतने में होता क्या है, 3 में सुपर टैकल कर लेते हैं प्रदीप नरवाल का, और प्रदीप को मैं हल्का ऐसे पीछे पुश कर देता हूँ, कभी वो निकल जाएगा, वो दुबकी उबकी लगाता है ना, पता है कहीं से भी निकल जाता है, तो हम्म, कोर्ट से बाहर कर दिया। हम्म। तो वहां पे बस माँ की बहन की चालू हो गया काम। वो तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद उसने कहा कि आ जाएगा अखाड़े में, तो मैंने कहा मैं ठीक है आता हूँ भाई, मेरा तो काम रेड करने का, मैं तो आना ही पड़ेगा। तो हम्म, खिंचते खिंचते इतना तगड़ा मैच हुआ, इतनी गाली गलौच हुई, उसके बाद भी हुई कि लास्ट में 1 पॉइंट से हरियाणा जीती। ओके। कहाँ तो उनकी 20 पॉइंट की लीड चल रही थी, 14-34 का स्कोर चल रहा था, हम्म, और फिर लास्ट में 1 पॉइंट से वो जीते। और उसमें अब मुझे लगता है कि 1000 गालियां ना हुई हो तो कम हुई होंगी। 1000 गालियां। कम से कम गालियां ही चलती रही बस उसमें, तो ठोका ठाकी। कबड्डी में ये तो चलता ही कि जैसे कि पर कबड्डी में एक चीज है, हम्म, डिफेंडर जो है वो सेफ खड़ा रहता है। ठीक है। सबसे ज्यादा दही जो टूटती है वो रेडर की टूटती है। अगर जैसे दोनों टीम में लड़ाई हो गई हम्म, तो रेडर जाना रेड करने के लिए, तो हम्म, और डिफेंडर तो खड़ा है अपना, चोट मार के खड़ा रहेगा, हम्म। तो टूट रहा है तो रेडर को टूटना है। तो कभी ऐसा भी होता है कि वो गुस्से में मतलब रेडर को पकड़ तो लिया, दे दिमाग दे दिमाग? और ऐसा तो बहुत होता है। वो तो हाँ, आजकल रेफरी इतने सख्त हो गए, हाँ, जैसे कि आप अगर लोकल टूर्नामेंट देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, हम्म। तो जब मैं टूर्नामेंट खेलता तो कई बार बल्लियों में जा जाके लगते थे। आज भी खोपने में गुम्मड़ है मेरी, जो अच्छा, गुम्मड़ निकले हुए हैं आज। मतलब पकड़ के देना चाहते? पकड़ के, और जो पब्लिक होती है ना साइड में बैठी रहती हाँ, थी, उसमें ले जाके ठोकना। और वहां जो पब्लिक होती वो भी स्मार्ट होती थी, वो गोटे ऐसे कर देते थे ऊपर, हाँ। तो जो खिलाड़ी था उस पे आके लगता था, फिर वो उधर से भांगा होके आता था। मतलब अभी तो आप बहुत 20% चोट लगती है, अभी तो बहुत ही कम हो गई। अभी रेफरी जो है बहुत ज्यादा सख्त हो गए, क्योंकि वो ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड। और अब तो मैट पे होता है, तो मैट पे इतना चोट कैसे लगता होगा? जैसे हम लोग बचपन में मैट ग्राउंड में खेलते थे, कभी इधर छिला गया, कभी इधर छिला गया, तो मैट पे होता है ये सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल। जो मैट का जो छिल जाता है वो बहुत ही ऐसा होता है, जल जाता है, अच्छा। वो जलने टाइप हो जाता है। जैसे कि हम अगर कच्चे ग्राउंड पे खेलते थे तो वो नॉर्मली छुल जाता था, ब्लड बाहर आ जाता, तो वो थोड़ा 2-4 दिन में ठीक हो जाता था। बट जो मैट पे जो छिल जाता है वो ऐसे जल जाता है ना, इस टाइप का हो जाता है, बहुत दिन तक उसके अंदर पेन रहता है। और अच्छा। इंजरी के चांस ऐसा टूटने फूटने के तो कम रहते हैं, एक्चुअली घुटने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि छिलने के? मेजर इंजरी के, डिसलोकेट होने के। क्योंकि ओके। मैट पे एकदम से जब रुकते हैं तो वो एकदम से ही रुक जाती है बॉडी, तो हाँ। वहाँ कहीं ना कहीं घुटने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आप मट्टी के ग्राउंड पर रुकते तो थोड़े से घिसड़ जाते थे, पर मैट पे ऐसा नहीं। मैट पे आपने जहाँ रुकना है तो वहाँ पूरा प्रेशर जो आपकी बॉडी का वो नी पे आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो मैट रखा क्यों जाता है, मतलब रेलेवेंस क्या है?
क्या फायदा है उसको रखने का? मैट एक देखो, एक अगर आपको कैमरे पे दिखाना है, कितनी बड़ी लीक बनानी है आपको, तो मिट्टी पे नहीं दिखा सकते ना आप। मिट्टी पे कैमरे में मुझे लगता है थोड़ा वो लगेगा, बट मैट क्यों, आने से क्रिकेट भी भी तो मिट्टी पे होता है। मिट्टी पे तो होता है, पर घास होती है। हाँ, एक्चुअली कबड्डी घास पे नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि वो छिल जाएंगे पूरे, फिर घास पे तो और भी ज्यादा छिल जाएंगे। लेकिन वो और जैसा मुझे आपने कहा कि लगता है कि रिपेयर जल्दी हो जाएगा वो। टीवी पे और भी अच्छा दिखाई देता है ना। मैट मैट पे खेलने का एक अलग ही मजा आता है वैसे। ओके, रेडर के पास स्पीड बहुत ज्यादा आती है, डिफेंस में स्पीड ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा। और मुझे लगता है कि कपड़े जो शाम को जाके भूत बन के घर जाते थे, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं सेफ हो गया है अभी। साबुन का खर्चा कम हो गया है। ओके। और जो कपड़े कबड्डी में जैसे पहने जाते हैं, तो बचपन में खेलते हुए तो ऐसे कपड़े में होते नहीं है, नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं। कंफर्टेबल होता है वो कपड़ा पूरा अभी चुस्त जो दुरुस्त? किट जो पहनते हैं वो बहुत ही अलग टाइप की होगी। पहले हल्का लूज पहनते थे, अभी बिल्कुल टाइटी की तरह रहती है किट भी, जो खिंच भी जाती है हम्म, प्लास्टिक की तरह। ओके। तो पहले तो किट कहाँ पहनते, सैंडो बनियान होता था और नीचे चड्डी होती थी, हम्म, और खेलने लगते थे कबड्डी। ओके। लेकिन अब पूरा तैयार होकर के जाना पड़ेगा। अभी तो मुझे लगता है कि जब खेलने के लिए जाते हैं, हम्म, तो सबसे पहले मिरर के सामने तैयार होते हैं, हम्म। और बढ़िया कटिंग पता है वटिंग कि होती टीवी है। पे देखना है। पहले कटिंग वटिंग होंगी अच्छी। और पहले तो क्या होता था, वैसे ही ऐसे ही बाल पड़े रहते थे, दाढ़ी बड़ी हो जाए या ना हो, उससे क्या फायदा। जाके खेलना था, कब किट गंदी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी प्रो कबड्डी आने के बाद तो हम्म। आपका एक अलग ही स्टेटस चेंज हो जाता है। कभी कोई ऐसा वाक्य जो खेल पूरा होने के बाद मान लो हार गए हैं और वॉशरूम गए, उधर कोई अपोनेंट का प्लेयर दिख गया, वहीं लपड़ जाते चालू कर दिया? नहीं देखो, ये बड़ी अच्छी चीज है कबड्डी के अंदर। हम्म, मुझे लगता है कि जैसे कि हमारा मैच के अंदर जितने भी गुस्सा हो, हम्म, हम जितने भी गाली गलौज हो जाए, चाहे थप्पड़ चल जाए, हम्म। पर आउट कोर्ट के बाहर बिल्कुल एक ऐसा रहता है जैसे कि एक भाई रहता है, एक भाई की तरह हर किसी से। लेकिन वो फीलिंग तो रह जाती है गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं कि ऐसे छोड़ो कोर्ट मैंने से तेरे को, बाहर मिल। वो फीलिंग जो है हम्म, वो दिल के अंदर रहेगी। जब नेक्स्ट मैच उनके साथ होगा तो ओके। वो वहां पे ही निकाली जाएगी। हम्म, वैसा नहीं कि मैच खत्म हो गया, बाहर आ गए, थप्पड़बाजी हो गई या मारपीट हो गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे नेक्स्ट मैच होगा, हम्म। उसके लिए वो तैयार रहेगा पूरा कि इस बार को छोड़ना नहीं, भरना है भाई, बदला निकालना है। बदला निकालना है, जो भी हो जाए। ऐसा है कि याद है मेरी, मैं तमिल थलाई में था, सीजन 7 की बात थी ये। तो हमारी टीम में सारे लेजेंड थे, जितने भी, अजय ठाकुर हो गया, मंजीत चिल्लर, मोहित चिल्लर, सारे सीनियर प्लेयर थे। तो एक बड़े सितारे की टीम सजी हुई थी। बोला ये टीम तो बहुत बढ़िया है, पर तो एक जयपुर के कोच थे, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ये तो बूढ़ों की टीम है। तो वो हमारे वाले खिलाड़ी को बुरा लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब बताते हैं इनको हम बूढ़े हैं नहीं है। तो मैच चालू हो गया, तमिल थलाइवा वर्सेस जयपुर। वो इसको इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, हाँ। टीम के खिलाड़ियों के मुंह में से खून निकाल दिया। मार लगे मतलब कैसे? मार मतलब घुस तो वहां चलते नहीं, हाँ। जैसी कैच होती थी, कोई नीचे से ठोक रहा है, कोई ऊपर से कोई नहीं ठोक रहा है। कैच मतलब वो रेडर को पकड़ा तब? हाँ, अच्छा, तो मतलब कोई नीचे से मार रहा है, ऊपर हाँ, से मार रहा है। तो यही होता सारे, मतलब कि खिलाड़ी के ऊपर साथ के साथ जब गिरते हैं तो खुद ही दम निकल जाता है। हाँ, तो उसके मुंह से ब्लड आ गया। अभिषेक बच्चन सर ने बहुत डांटा फिर उसको, अपने कोच को, हाँ। कि ऐसा कौन बोलता है, वो लेजेंड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, अच्छे प्लेयर ऐसे कौन बोलता है। पर जोश जोश में कोच सामने निकल गया। तो ऐसी चीजें बहुत होती है कबड्डी में। आप अभिषेक बच्चन की टीम में थे, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहता था? कितना इंटरेक्शन रहता बच्चन था? साहब का एक अलग ही लेवल है। उन्होंने बड़ा अच्छे से टीम को रखते हैं। मैं काफी टीम में खेला, जयपुर में पहले तेलुगु में खेला, उसके बाद तमिल में खेला, फिर मैं पुणे की टीम के लिए खेला, लास्ट जयपुर के लिए खेला। तो बच्चन साहब का एक बहुत ही अच्छे एग्रेसिव की तरह रहते हैं। जैसे एक प्लेयर होता है ना, जैसे वो भी मुझे लगता है कि जैसे कि वो भी कभी एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे, ऐसे वो ट्रीट करते हैं प्लेयर्स को। बड़ा अच्छा रहता है। वो बड़े दिखते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और इतने बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनका जो अभी जो बर्थडे था लास्ट जो गया है, मुझे लगता है कि वो सब कुछ छोड़ के, और वो बर्थडे हमारे साथ टीम के साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया। और उस दिन मैच भी हार गया। पर वो जो प्लेयर को जो मोटिवेशन देते हैं, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। कभी भी मतलब जैसे हम खेलने जाते हैं, मेरा बहुत ज्यादा वो एग्जाम्पल देते थे प्लेयरों को, कि हमारे पास सबसे सीनियर लेजेंड प्लेयर है राहुल चौधरी, जो कि सीजन 1 से खेल रहा है और हर टाइम इतनी प्रैक्टिस करता है, जब वो ऑन कोर्ट हो चाहे बाहर भी हो, कभी वो गिव अप नहीं करता। तो आपको इनको देखना चाहिए।
जैसे मैं खेलने आता कि राहुल तू एक हमारा लेजेंड प्लेयर है, तो एक मतलब प्लेयर को आप ऐसी कोई चीज बताते हो, ऐसा बोलते हो, तो वो एक अलग ही उसको एक फील आता है, वो कहता है कि नहीं यार मैं करूंगा। हम्म, अगर आप पीछे से कोच की तरह गाली दोगे, एक मैं अच्छा प्लेयर हूँ, अगर मेरा एक टैकल हो गया तो मैं 21 पॉइंट लेके आया और मुझे 1 पॉइंट की जरूरत है, वो मेरी कैच हो जाए, तो कोच वो 21 पॉइंट नहीं देखेगा, वो 1 पॉइंट पे हमारी ना पूरी ऐसी तैसी कर देगा। इतनी गालियां देता है कि बस से जब तक हम रूम तक जाएंगे ना, हमारे कान बुरा जाएंगे, आग निकलने लगी, इतनी गाली दे देगा। बस में बैठते साले बन जाते हैं, खिलाड़ी आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है मुझे बच्चन साहब की, वो बहुत ही बोलता है यार तू कर सकता है, कोई बात नहीं। पहली जैसे कि मुझे याद है बेंगलोर में हम पहला मैच हार गए, तो वहां पे थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक मैच हारे हैं, अभी हमारे 21 मैच और हैं, हम कल अच्छा करेंगे। और अच्छा होता है कि पहला मैच हम हारे हैं, कि हमें इससे सीख मिलेगी, इससे सीखना चाहिए। तो वो जो मोटिवेशन पीछे देते हैं वो बहुत ही इफेक्ट करता था प्लेयर के ऊपर। और एज अ एक इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद तो ऐसा नहीं लगता था कि वो एक इतने बड़े सेलिब्रिटी, वो एक भाई की तरह रहते थे हमारे साथ। कभी कंधे पर हाथ रख के चलना, कभी भी हंसी मजाक करना, नेक्स्ट लेवल की, मतलब कि एक अच्छे दोस्त की तरह, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात करना कि और कितनी गर्लफ्रेंड है, क्या चल रहा है, बहुत मजे ले रहा है। ऐसी बातें बहुत करते रहते थे, मतलब बहुत ऐसा लगता था कि वो हम में से ही है कोई। मैंने सुना है शाहरुख खान भी ऐसे ही है केकेआर टीम के लिए। हाँ उनके लगता प्लेयर्स तो का भी है, रिलेशन काफी ऐसे ही रहता है। देखा है मैंने भी उनको, रिंकू के साथ देखा है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो प्लेयर से उनके, मैंने वैसे ऐसे आज तक जितने भी वीडियो शाहरुख खान के देखे हैं, तो वो ऐसे ही देखे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। कभी ऐसा कोई मिसबिहेव वाली कोई वीडियो मैंने उनकी देखी नहीं। मैंने किसी प्लेयर का तो इंटरव्यू देखा था, याद नहीं है मुझे, लेकिन बात याद रह गई। बात ये है कि उस दिन या उस टाइम पे उनका खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद कोई भी टीम का ओनर सुना था, लेकिन वो बहुत चिल होकर के बिहेव कर रहे थे, और कोई नहीं अगली बार कर लेंगे, ये बिहेवियर था उनका। हाँ मैं तेलुगु की टीम की बात करता हूँ, जो ऑनर थे उसके, तो वो ऐसे ही थे। अगर हम अच्छे ना खेले तो वो यार क्या खेल रहे हो, क्या हो रहा है, घर भिजवा देंगे, ये कर देंगे। तो ये होते हैं। जैसे कि मैं अभी लास्ट बता रहा हूँ, जयपुर में खेला, कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला बच्चन साहब ने, मैं खेलूँ ना खेलूँ। बोला हमारा लेजेंड अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नहीं, आज नहीं तो कल खेलेगा, पर अपना अपना काम कर रहा है वो। तो ये होना चाहिए। अगर आपने एक टीम ले ली, आप टीम ऑनर हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके वो गुलाम हैं। आपने उनके गेम को देख के लिया है और आपको उनको एक अच्छे प्लेयर की तरह रखना चाहिए। आप मोटिवेशन कर सकते हो तो करो, नहीं अगर नहीं कर सकते तो चुप रहना चाहिए। क्योंकि आपने पैसे खेलने के दिए, अगर नहीं खेल पा रहा तो वो कोई जान के तो नहीं खेल, ऐसा तो है नहीं कि जान के सोचा कि मैं आउट हो जाऊं यार मैं ना खेलूं, उससे तो उसकी वैल्यू ही खराब हो रही ना। हाँ सही बात है। भाई कोशिश तो सभी करते हैं अपनी पूरी। अब इतना अच्छा अगर लगता है ओनर को किसी टीम के कि मैं ये अच्छा नहीं कर रहा, तो खुद कूद जाए अंदर, खुद कर ले, खुद करके दिखा दे ना। ट्रू। अच्छा एक सीरियस सवाल है आपसे। 2014 से आई गेस ये सीजन 1 शुरू हुआ था प्रो कबड्डी का, और अभी 11वां ये 20 साल हो रहा है। 11वां चल रहा है। तो आपके परफॉर्मेंस धुआंधार रहे, कई सारे टैग मिले जो हमने शुरुआत में आपको मिले, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हुई, और उसके बाद आपने संन्यास भी ले लिया, मतलब रिटायरमेंट भी ले लिया प्रो कबड्डी से। तो डिग्रेड होने की वजह क्या रही, क्यों? देखो पहले एक्चुअली क्या होता था, कहीं ना कहीं जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं हर किसी से वो फेम शायद उगता भी नहीं है। मैं एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद को इसका वो करता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत कम कर दी थी। पहले मैं 4 टाइम प्रैक्टिस करता था, तो जैसे सीजन टू होते गए तो जो ये इंडिया में स्वागत बहुत चलते हैं ना, कि आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस का पता ही नहीं चलता। तो उसमें आदमी कभी कहीं यार एक कप चाय ले ले, नहीं एक रसगुल्ला ले ले, एक ये ले ले, एक वो ले ले, इसमें क्या जा रहा है, कल निकाल देगा, कल प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। अब पता नहीं 6 तो शाम तक 7-8 बजे तक तो यहाँ हूँ, तो प्रैक्टिस किस टाइम करूँगा जाके। तो क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रैक्टिस मिस की है कहीं, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट मेरी बॉडी मेरे गेम पे पड़ा है। ये आपकी बात से मुझे वो सीन याद आ रहा है, भाग मिल्खा भाग, उसमें भी फरहान अख्तर था ना, फरहान अख्तर वो विदेश जाता है गेम खेलने के लिए, और वहाँ उसको कोई लड़की मिल जाती है, उसके बाद दारू जलपरी। जलपरी, हाँ जलपरी तो उसके बाद उसका परफॉर्मेंस खराब होता है, वहाँ से हार के आता है, लेकिन वापस आने के बाद उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलती करी, लेकिन फिर से लग जाता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि वापस लगते हैं? देखो मैंने कोशिश की, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि इसमें कोच का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। कि मैं जैसे कि सीजन 6 तक टॉप पे रहा मैं प्रो कबड्डी में, सीजन 7 पे टॉप रहा, सीजन 8 ऐसा आया कि जिसमें मैं एक भी मैच नहीं खेला, मुझे बाहर बैठा के रखा गया।
कोच ने खेलने नहीं दिया, कहीं नहीं, पता नहीं क्या रीजन था क्या नहीं था। उसके बाद सीजन 7 आया, 9 आया। 9 में मैं 3 से 4 मैच खेला, मतलब कि मैच की 3 ही रेड मारनी होती थी। उसके बाद उससे पहले नेशनल, मैं मानता हूँ कि नेशनल जो हमारा होता है उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। और नेशनल में जो बंदा आपको गोल्ड लेके आ रहा है और बेस्ट रेडर निकल रहा है तो वो कहीं बेकार नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है प्रो कबड्डी में, कोच ना लेके ना खिलाने के, बाहर बैठाने का। क्योंकि आप लगा सकते हो कि मैं जब नेशनल गेम्स में वही प्लेयर, क्योंकि नेशनल आप में 2016 में गोल्ड लेकर के आए। मैं 2023 में गोल्ड मेडल लेकर आया, 22 में। जो नेशनल गेम्स हमारे अभी इसमें हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे। नेशनल गेम 4 साल में एक बार होते हैं, वही बहुत बड़ा इवेंट होता है। उसमें आपकी जो नेशनल की 8 टीमें होती हैं, जो क्वार्टर फाइनल तक की 8 जो बेस्ट टीम होती है वो पार्टिसिपेट करती है। उसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आया, जिसमें कि ये सारे महाराष्ट्र सारी टीम होती है, सर्विसेज, हरियाणा, जो कि आपके लीग के टॉप। और नेशनल की टीम एक ऐसी बन के आती है जो एकदम टीम होती है। क्योंकि आप अगर लीग की टीम लगाओ तो एक प्लेयर आपने 1 करोड़ में ले लिया तो बाकी आपको 4.5 करोड़ में पूरी टीम बनानी है। तो कोई ना कोई साइड वीक हो जाती है, किसी के पास कॉर्नर है तो नहीं है, रेडर है तो एक है। पर नेशनल में एक प्रॉपर टीम आती है। तो जो सीजन 8 में मुझे बाहर बैठाया था, तो सीजन 9 की जब ऑक्शन चले तो मैं पहले ही गोल्ड मेडल लेके आया उसमें। उसके बाद भी मेरा मतलब कि ना लेना, प्लेयर को ना लेना, तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी हो रही है। तो उसके बाद रिटायरमेंट क्यों लिया आपने? तो रिटायरमेंट मैंने इसलिए लिया, और क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, अब नहीं खेलना चाहिए। अगर अनसोल्ड एक प्लेयर नेशनल में मेडल ला रहा है और बेस्ट रेडर निकल रहा है और वो ऑक्शन में जाके अनसोल्ड हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ नाइंसाफी, तो उसमें आपकी इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे अच्छा तो आप पीछे हट जाओ, वो ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां से संन्यास लिया और अपना आप को प्रूव करने के लिए मैं नेशनल और इंटरनेशनल खेलूंगा। जितने भी कोच हैं, जितने 12 के 12 कोच हैं, वो नेशनल में भी आएंगे। नेशनल में मैं फिर से खेलने जाऊंगा। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी कबड्डी देखते हैं, तो कम से कम वहां देखेंगे कि राहुल चौधरी अनसोल्ड लाइक नहीं था। कि जो अभी हाल ही में 2022-24 चल ही रहा है, 23 में भी अच्छा मैं नेशनल हुआ था अहमदनगर में अपनी टीम को अकेला। मेरे को स्टोन का पेन था, पहली बार हुआ था, और स्टोन का पेन मैंने पहली बार झेला। मुझे लगता है कि अगर कंधा भी निकल जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा पेन नहीं होगा जो स्टोन में होता है। कल से मैच होने में मुझे आज स्टोन का पेन पूरी रात में, उस टाइम में ट्रेन से जा रहा था क्योंकि पूरी टीम बनारस में हमारा कैंप लगता था। तो वहां से मैं जा रहा था, और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सुबह मैं लेट रहा था। उस टाइम क्या होता है, वेट लॉस करना पड़ता है, तो हमें 85 केजी लाना होता है खेलने के लिए। तो वेट ज्यादा होगा तो आप नहीं खेल पाओगे। तो उसके वेट के लिए मैंने पानी वानी खाना सब छोड़ रखा था। तो मुझे मुझे नहीं पता था कि स्टोन का इतना तगड़ा पेन होता है। सुना था कि बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे रात के 3 बजे हल्का हल्का पेन होना चालू है। मुझे वॉशरूम का होगा। तो धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो मेरी हालत मतलब 2-3 घंटे में ऐसी हो गई कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि चक्कू दे के खुद का पेट फाड़ लूं। कि इतना भयंकर पेन कि यार कंधा टूट गया, पैर का बहुत ज्यादा चोट लगी है। मुझे कभी इतना पेन नहीं हुआ। मैंने कोच को उठाया, कोच साहब मगर मेरे को ऐसा दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, मुझे मगर डॉक्टर के पास लेके चलो। ट्रेन में बैठे रात का टाइम, तो कहाँ रुके। फिर वो सुबह 3 बजे से दर्द होते होते सुबह 6 बज गए। 6 बजे पता नहीं कौन सी जगह आई, वहां पे हम उतरे। फिर डॉक्टर के पास गए सडनली हम लेके, मुझे लेके। तो वहाँ पर उन्होंने वो पानी की बोतल वगैरह लगाते हैं वो लगा दी। उससे और ज्यादा पेन होने लगा क्योंकि पहले ही रुका हुआ था, मेरे को तो स्टोन फंसा हुआ था। तो उस पेन में रह के भी मैंने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और उसके बाद हम फिर प्रो कबड्डी सीजन 11 का जब ऑक्शन होता है तो वहाँ पे अनसोल्ड कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गेम जो कोचेस हैं या कुछ भी है, कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा कोई गेम बना लिया है कि आप कोच के पास जाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, उनसे उनके आगे गिरोगे, पैरों में गिरोगे, या कुछ ऐसा कुछ फिक्स करोगे कि आप आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। तो कोच की मनमर्जी भी चलती है क्या? भैया बिल्कुल कोच की मनमर्जी चलती है, क्योंकि कोच जिसे चाहेगा उसे लेगा, जिसे नहीं चाहेगा। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो सीजन 5-5 6 सीजन हो गए और उनके 2-4 पॉइंट भी नहीं है, और वो लगातार सीजन में चल रहे हैं, अनसोल्ड होते ही नहीं है। ओके। तो ये आप यहाँ लगा सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा प्लेयर के साथ बड़ा वो होता है। तो इसलिए मतलब मैंने कॉर्पोरेट में जैसे चमचागिरी काम करती है क्या? यहाँ बिल्कुल। तो सीजन 8 जब मुझे बाहर बैठाया था एक कोच ने,
तो मैंने जब नेशनल गेम्स सुबह गोल्ड मेडल लेकर आया तो मेरा इंटरव्यू लिया था इसमें डीडी स्पोर्ट्स में, तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि प्लेयर किसी के बनाने से नहीं बनते, ना किसी के बनाने से मिटते हैं। प्लेयर खुद की मेहनत से बनते हैं और खुद के दम पे ही वो मिटते हैं। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देगा तो मिट जाएगा। तो मैं एक ही चीज, जैसे कि बोला कि यंग के लिए क्या कहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला उनको, यंग को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कोच के यहाँ घी पहुंचाने से, दूध पहुंचाने से या उनके पैर पकड़ने से खिलाड़ी नहीं बनते। आप एक सीजन खेल लोगे, आगे क्या करोगे? अगर खुद पे विश्वास है, खुद की प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह गिर गिर के उठ के फिर चलोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस प्रो कबड्डी संन्यास ले रहा हूँ, पर नेशनल इंटरनेशनल में खेलूंगा। मतलब ये है कि अगर तूने मुझे भाव नहीं दिया तो भाड़ में जा, अब मैं तेरे को इधर से बना के या दिखाता बिल्कुल, मैंने उसको जवाब दिया ना वहाँ सीजन 8 में, मुझे बार बताया सीजन जैसी नेशनल गेम में मैंने प्रूव करके दिखाया ना। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप एक खिलाड़ी हो, सच्चे खिलाड़ी हो और आपने मेहनत करी, तो आप साबित करके दिखाओ। तो मैं साबित करके दिखाया वहाँ पे, और अभी फिर करके दिखाऊंगा। अब पहले सीजन से ही हमने देखा तगड़ा परफॉर्म किया आपने, तो कभी ऐसा फील हुआ कि सक्सेस यार चढ़ गया है? ये ऐसा कभी भी नहीं कि ऐसा, मैं हमेशा अपना एक नॉर्मल की तरह जैसे पहले था वैसे ही कि बोला आज स्टार बन गया, मगर ऐसा कोई स्टार, कोई कंधे पे तो स्टार लगे नहीं मेरे। ठीक है, एक अच्छे खेलते, पर एक बड़ा अच्छा फील होता है, जैसे फैंस लोग मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो एक अच्छा सम्मान मिलता है, तो वो एक अच्छा लगता था। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं एक स्टार बन गया हूँ। कभी ये फील नहीं हुआ? ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस छोड़ने वाली आपने बात बोली, समय ना मिलने की वजह से? ये समय ना मिलने की वजह से ही हुआ कि एक्चुअली जब आपके गांव वाले, आप किसी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे कोई भी कोई खिलाड़ी हुआ ना हो, ना कोई भी कहीं दिखाई दिया हो, कहीं ना दिखाई दिया हो, तो वहां से आप निकलते हो तो उनका बहुत ज्यादा प्यार रहता है। कि मैं जब गया वहां पे तो कम से कम 250-300 गाड़ियां, सभी हमारे नेता भाई सब गांव के। और ऐसे में क्या होता है, जितने भी दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, हर कोई अपने यहाँ बुलाना चाहता है उस टाइम कि यार हमारे यहाँ दिखाते हैं ना, सब दिखाने के लिए कि अब जैसे कि भाई हमारे यहाँ राहुल आया था, हमारे यहाँ आया था। तो वो आपको बुला करके अपना भौकाल चमका रहे हाँ, हैं। तो ऐसी चीजों में ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वो समय ना मिलने के कारण वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जब घर वाले होते हैं, कि घर वाले का अलग चलता है कि भाई वहां पे बुलाया, जैसे मैं अभी घर जाऊंगा तो 2-3 दिन पिताजी मेरे को छोड़ेंगे नहीं कि यार वहां चलना है, वो बुला रहे थे, वहां चलना है, वो बुला रहे। तो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सुबह जाऊं, एक बार जिम कर आऊं या कहीं थोड़ी रनिंग करूं, तो मौका ही नहीं मिलता। एक एथलीट और एक आर्मी, ये दो ऐसे प्रोफेशन हैं या काम है जहाँ बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। क्या माइंडसेट रहता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए? देखो, डिसिप्लिन का तो ये रहता है कि आपको जल्दी उठना, और जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा आपको। आपको डाइट में क्या लेना है, जैसे कि आप ये अल्कोहल हो गया, बाकी ये गंदी चीजें हो गई, जितनी नशे हो गया, इनसे दूर रहना। अपने जो सीनियर्स है, सबसे पहले वो सिखाया था सीनियर की इज्जत करना, जो कि आज के नए प्लेयर्स होती नहीं है। तो ये चीजें, डिसिप्लिन ये होता है कि आप अगर रात को, सुबह आपको 4 बजे उठना, तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, सुबह को 4 बजे उठना। उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, आपको डाइट लेनी पड़ेगी। मन नहीं करता आज सो लेते हैं एक घंटा एक्स्ट्रा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ जब मैं पहली बार साईं हॉस्टल में गया, तो मेरे कोच साहब थे, वहाँ जयवीर शर्मा, वो फौज की रिटायर थे। तो मैं तो गांव की तरह, यार चलो कोई बात नहीं, आज लेट हो गया तो कल चल पड़ेंगे। तो ऐसा हुआ ही नहीं, सूर्य के दिन ही मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। मैं तो मस्त कूलर चला के सो रहा था, कंबल तान के। देखा यार सब चले गए, बोल रहे तबीयत खराब, बुखार चढ़ रहा है। तो वो आए, वो जो पाइप होता है पानी वाला, इतना बड़ा पाइप ले रखा था, और मैं कंबल में बढ़िया सो रहा था, और मेरे पीछे से दिया ये वो पूरा ऐसे हाथ जोड़ के जब मारा ना मुझे, बढ़िया सा दिया। मैं बेड पे से सीधा ऊपर, मैं क्या हुआ क्या हुआ, बहुत कोसा, सर ने क्या यहाँ सोने आया, मेरे को अच्छी गाली पिलाई और कपड़े पर आके ले गए। फिर सब कुछ छोड़ दिया और मुझे 2.5-3 घंटे सही तोड़ा गिर के। मेरी रनिंग बलिया ये सब, मतलब मेरा ऐसा हाल कर दिया कि मैंने जिंदगी में उस दिन से जब तक वहां पे रहा, मेरे 4 बजे से पहले ही आँख खुल जाती थी। इतना अच्छा ट्रीटमेंट मेरे को उस दिन मिल गया। तो ये चीज, डिसिप्लिन तो ये ऐसा होता है कि हॉस्टल में जब जाते हैं तो ये चीज ज्यादा सिखाई जाती है, पर आजकल हॉस्टल में कुछ और ही सिखाए जाते हैं। मतलब लाइफ में पनिशमेंट का बहुत रोल है। हाँ बिल्कुल, ऐसे कि आप लाइफ में क्या कोई इजीली ले लेते हैं। जैसे कि मुझे उस दिन अगर ना मिलता, अगर वो डोज मुझे नहीं मिलती उस दिन, तो मुझे क्या पता था कि ये इस टाइम उठना जरूरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ उठना है। कि वो बोलते थे कि एक दिन की प्रैक्टिस अगर छूट जाती तो आप 7 दिन पीछे जाते हो।
कि आज मैंने क्या कराया, आज डील क्या थी, अगर मैं कबड्डी प्लेयर हूँ स्किल आज, क्योंकि जो आज स्किल होगी वो कोई एक हफ्ते बाद आएगी, तो एक हफ्ते तो पीछे वैसे ही हो गए ना। तो उसके लिए फिर मेरे दिमाग में उस दिन से ऐसा जम गया कि नहीं यार, तू घर से इतनी दूर आया तो कुछ ना कुछ तो करना है। उसके बाद अगर हमारा ग्राउंड 4 बजे का होता था तो मैं 2:30-3 बजे उठता था। कोच साहब की प्रैक्टिस से पहले एक खुद की प्रैक्टिस करके आता था, और जैसे कोई उठ ना रहा हो, कोई सो रहा है, सब सो रहे थे ना, तो एकदम किट विट चेंज करी, पानी गिरा, चलो भाई चलो दोबारा चलो खेलने। तो उसके लिए मतलब कि ऐसी एक प्रैक्टिस करके आता था, एक सुबह एक शाम, कि कोई देखता ही नहीं था, चुपके करता था मैं प्रैक्टिस। ओके ओके। वो जिस दिन वो डोज मिली उसके बाद उसके बाद अभी मेरे भी वही शेड्यूल है 4 बजे का? नहीं, अब तो नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। अब कितने बजे? अभी जब गांव में रहता हूँ तो 6 बजे उठ जाता हूँ, बट अगर जैसे शहर में रहता हूँ या गुड़गांव घर पे रहता हूँ तो मोस्टली 8:30-8 बज जाते हैं। तो प्रैक्टिस आप शाम को करते हैं? हाँ, शाम को ज्यादा करता हूँ। ओके। तो अब अभी भी आप नेशनल में जैसे खेलने वाले हैं, तो ये डिसिप्लिन इनफ है वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करने नहीं, के लिए? वहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं क्या है, अभी रेस्ट पे था, अभी मैं प्रैक्टिस कल से ही स्टार्ट की है। तो ओके अभी फिर से वो शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 12 दिन में फिर से बॉडी वहीं पे आ जाएगी। ओके। एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे कि वो हमारे रूटीन में तो रहता ही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए मिस हो जाता है। तो जैसे ही हम प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करते हैं तो वही फिर से रूटीन चालू हो जाता है। मैक्सिमम 15 या 20 दिन लगते हैं, फिर से वही बॉडी रिदम में आ जाती है, वही टाइमिंग आ जाती है, सब कुछ सेम हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आप अमिताभ बच्चन से भी मिले, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही एक्साइटेड थे उस टाइम मिलने के लिए बच्चन साहब की। पहले तो उनकी हाइट कितनी है, हाइट को लेके बड़ा वो था हमारे अंदर कि मिलेंगे, तो काफी टॉल तो है ही है, वो हमसे भी लंबे हैं। आपकी हाइट भी अच्छी है, तो आपसे भी लंबे हैं? हाँ, मेरे से भी कम से कम इतने लंबे होंगे वो अभी बहुत लंबे हैं वो। ऐसे करके ऐसे करके देखना पड़ता है मुझे। ओके। कैसे हैं वो, कैसे इंसान है? बहुत अच्छे लगे हमें तो, 2 बार हम मिले उनसे। क्या कितनी देर की मुलाकात रही? बहुत, मतलब कि कम से कम आधा 1 घंटा बैठे, कॉफी पिए, चाय भी उनके साथ हमने पिए बैठ के वहाँ। ओके। पूरी टीम के साथ गए थे। तो सामने भी ऐसे ही बोलते हैं, देवियों सज्जनों? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोलते। एक दो उन्होंने अपने डायलॉग भी मारे, अभी याद नहीं मुझे। उन्होंने समझाया कि बहुत अच्छा आप टीम कर रही है, आप ऐसे अच्छा खेलो, मेरी गुड विशेज आपके साथ है, और कभी भी हार मत मानना। ओके। काफी सारी मोटिवेशन वाली बातें उन्होंने कही। क्या कुछ बताइए। ये अभी याद नहीं ना, मैं वो बोला कि याद नहीं है, काफी चीजें उन्होंने अपने एक दो डायलॉग भी मारा, एक दो बच्चों ने भी पूछा कि सर ये फिर ऑटोग्राफ वगैरह भी लिए। ओके। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलकर उनसे। आपके हिसाब से क्या क्या जरूरी है एक आदमी को एक मुकाम पे पहुंचने के लिए और मुकाम पे बने रहने के लिए? देखो, मुकाम पे पहुंचने के लिए और बने रहने के लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी से उठ के आप अपना वर्क करना चाहिए, जिस 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 क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वो करिएगा, अगर पढ़ाई में अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी सेम ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अगर आपका सही रहेगा तो आप सक्सेस रहेंगे, और अपनी सक्सेस पे रहेंगे, उसकी अपनी जो उपलब्धि है उस पर बने रहेंगे। और जब आप किसी स्टेटस पे पहुंच जाते हैं तो वहां रुकने के लिए अगर आप दिन में 4 टाइम प्रैक्टिस करते थे तो उसमें 1 घंटा और बढ़ा देने चाहिए। आपको दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप जैसे लोग मोटिवेशन लेने के लिए क्या करते हैं? जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की? ना बिल्कुल, देखो मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप कभी कभी दिन ऐसा होता है कि आपसे नहीं कर पाते, एक दिन ऐसा होता है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दिन ऐसा होता है कि आप यार कोशिश कर रहे हो पर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पीछे जाके बैठते हो, डग में जाके बैठते हो, जिसको हम डग बोलते हैं, जब बाहर आउट होके जाते हैं, तो वहाँ अगर कोच साहब उसको मोटिवेशन देंगे तो मुझे लगता है कि वो अगले नेक्स्ट रेट पे पॉइंट लेके आएगा। अगर वहाँ उसको डिमोटिवेशन कर दिया कि गाली वाली दे दी, तो वहाँ वो फिर जो पहले ही उसके दिमाग में वो चल रहा है कि यार पॉइंट नहीं लग रहे, तो वो और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वो हर क्षेत्र में होती है, हर आदमी को जरूरत हर आदमी को ज़रूरत होती है। आपका हमने अजय ठाकुर के साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी देखी है, काफी आप दोनों एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर एक दूसरे पर कमेंट भी करते रहते हैं। उनके साथ कैसा क्या रिलेशन है? देखो, अजय ठाकुर के साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है, एक अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे एक भाई की तरह, वो बड़े भाई मानता हूँ उनको मैं। क्योंकि एक बार जब मैं स्टार्ट किया था, साई में था, खेलता था, तो वो तब एयर इंडिया में थे, तो एयर इंडिया के लिए खेलते थे। तो मेरा ऐसा मानना था कि यार एयर इंडिया की टीम है, और फ्लाइट से टीम जाती थी, जहाँ भी जा खेलने जाती थी, कि यार मुझे भी जहाज देखना, उसमें बैठना है।
तो उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। तो एक दिन मैच आ गया उनके साथ, तो वो दिमाग में ये था कि आज इनको यार पेलना है, मतलब पेलना, उनको हराना है। अच्छा, मतलब भी क्लियर कर दिया। उनको हराना है। ठीक है। मतलब कि ऐसा होता था कि जिस टीम को आप हराओगे तो वहां से ऑफर आता था आपको जॉब के लिए कि हमारी टीम से खेलेगा क्या। तो ऐसा सीनियर कहते थे। तो जिस दिन हमारा मैच अजय भाई के साथ आया, तो मैंने पूरा मूव लगा के तैयार, मैं कहा आज तो भाई इनको सूड़ना है, आज तो मैं हराना ही है इनको। तो मैच चालू होता, मैं टीम तो हमारी हार गई क्योंकि भाई अगली टीम बहुत अच्छी थी, एक डिपार्टमेंट की टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी, अजय ठाकुर उसमें खेल रहा था। पर हमने बहुत ही अच्छी टक्कर उनको दी, तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। तो वही हुआ, उन्होंने पूछा भाई यार कि एयर इंडिया से खेलेगा क्या। मैं तो मगर तैयार हूँ भाई, मैं करवाओ मेरा, तो मगर इसमें जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो वो मुझे ले गए बॉम्बे। तो वहाँ उसके कोच साहब थे, जो मैं पूछा यार ये खेलता भी, क्योंकि मेरा वेट जो था उस टाइम 75 kg होता था। एकदम पतला सा, स्प्रिंटर की तरह था मेरा शरीर, एकदम पतला। तो वो कोच साहब कहने लगे यार खेलता भी है, वैसे ही ठाला है कहीं से। तो फिर उनके एक बार नेशनल हुआ, फिर उसके बाद नेशनल में मैंने जो महाराष्ट्र की टीम थी उसको हराया हमने। तो वहाँ पे फिर पता चला कि यार ये यूपी टीम से खेला था, पता करो कि खेलता कैसा है। तो फिर वो पूछताछ के उन्होंने मुझे ले लिया। तो मुझे उस टाइम खेलने की नहीं पड़ी थी, उस टाइम तो वो फ्लाइट के बैठने की पड़ी थी। मैं कहा यार जहाज होता कैसा है, क्योंकि गांव में जब होते ऊपर देखते रहते कि जहाज जा रहा है यार, पर वो बैठे तो कभी थे नहीं ना। तो फाइनली हम जहाज में, उन्होंने ले लिया, जहाज में बैठ लिए। तो उसके बाद पर उसकी जो नेचर है अजय भाई का, वो नेचर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि एक बार एक टूर्नामेंट हो रहा था, उस टूर्नामेंट में मैं सबसे अच्छा खेला, क्योंकि वो खुद रेड नहीं मार रहे थे, मेरे को चांस दे रहे थे। और ये बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो खुद को रोक कर अपने जूनियर को आगे लेकर आते हैं। नहीं तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता है जो अपना नाम गवाए, अपना नाम पीछे करके दूसरे का नाम बनाए। तो वो चीज़ अजय भाई के अंदर है, इसीलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा फैन भी हूँ मैं उनका। और बड़े भाई भी हैं अपने वो। तो जब वहाँ टूर्नामेंट का बेस्ट रेडर डिक्लेयर किया गया, तो तो वो बोलते हैं कि ये राहुल तू ही जाएगा, तेरा ही नाम आएगा। तो ऐसा हुआ नहीं, नाम बोला अजय भाई का। तो फिर उस बंदे ने जाके वहाँ मंच पे भरी पब्लिक में बोला कि बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मुझे दिया, पर इसका हकदार जो है राहुल चौधरी है। तो उस टाइम वो 20,000 का कुछ अमाउंट था, 2010 की बात होगी। और उस टाइम मुझे लगता है कि कबड्डी में 10,000 बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो तो 20,000 की बात थी। तो वो एक बंदा का आप वहाँ दिल देख सकते हो कितना बड़ा है, कि कितना वो अपने जूनियर को कितना बढ़ाना चाहता है आगे, कि वो अपना जो 20,000 की जो उसने वहाँ पे उसको मिले थे, कि वो मेरे को दिए। और वहाँ मुझे कोच ऐसा कह रहा है कि नहीं यार इसमें ऐसा करो, इसको बांट लेते हैं, सब में ये कर लेते हैं। उसने कहा कि नहीं ये राहुल चौधरी के हैं, राहुल चौधरी लेके तो कोच आपको हमेशा लालची ही मिले? कोच हमेशा एक्चुअली क्या, पहले कबड्डी में पैसा कहाँ था इतना। अच्छा, तो जो थोड़ा बहुत मिलता वो सब में ही बटता था। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ऐसे ही मान लो। जब खेलने जाते थे तो 1 लाख रुपया कहीं इनाम हुआ फर्स्ट का, तो वही बढ़ते बढ़ते 5,000 या 6,000 आए थे। उससे ज्यादा तो पट्टियां लग जाती थी, छिल जाते थे सारे। तो वही मिलता जुलता कुछ नहीं था, बस शरीर टूटता रहता था। बड़ी बात है। तो ये अजय भाई का बड़ा अच्छा लगता है। तो अजय फिर एक साथ खेलते रहते थे, नेशनल में साथ रहे, और इंडिया कैंप जितने भी लगते उसमें साथ रहे। तो आपने बोला पहली बार फ्लाइट पे चढ़े थे, आपकी वाइफ भी पायलट है, तो वो कब मुलाकात हुई पायलट से, शादी कब, कैसे वो वाकया? वो 2016 में जब वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, अहमदाबाद में हुआ था, तो वहाँ वो मैच देखने के लिए आई थी अपने कॉमन फ्रेंड के साथ। तो उस वक्त पायलट ही थे वो? हाँ उस टाइम पायलट ही थे वो। पायलट का ग्रुप पहली बार शायद कोई कबड्डी देखना आया हुआ पायलट का ग्रुप, क्योंकि कबड्डी देखने कौन आ रहा है पहले। तो ये सब प्रो कबड्डी का कमाल था। तो उसके बाद वैसी बात हुई हमारी, वैसी ऐसे हाय हेलो चलते रहे बात चलती। पर मेरा ऐसा एक ड्रीम था पहले एक, कि मैं अगर शादी करूंगा तो या तो कोई आईपीएस होनी चाहिए, या कोई आईएएस होनी चाहिए, चाहे डॉक्टर चाहे पायलट। ये चार ही थे मेरे दिमाग में, कि सबसे पहले ही पायलट मेरे को मिल गई। तो मैंने लगा ये मौका छोड़ना नहीं है। पहली बार जब मिले होंगे सीधा खड़ा हो गया, अरे एक तो मिल गई। हाँ, नहीं तो एक ही तो मिलनी थी, हम चार में से एक ही मिलनी थी। वो चार में से एक मिलनी थी। चार मतलब शादी करनी तो चार में से एक से करनी है, कोई भी डिपार्टमेंट की हो। तो ऐसा था। तो मामला जमने में कितना समय लगा? हाँ जमने में तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा वो, पर बात चलती रही धीरे धीरे आगे। फाइनली 2020 में हमने शादी की, 4 साल लगे। ओके। तो इनिशिएशन आप ही की तरफ से था?
दोनों साइड से ही था। दोनों साइड से था। वंडरफुल। एक साइड से क्या होता है? हाँ, शादी तक पहुंचे तब तो दोनों साइड से होता भी हो। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लौंडे लफाड़ों के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट के लौंडे जो हैं आजकल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और प्रो कबड्डी में मुझे लगता है मैक्सिमम ये काफी डिमांड आई थी वैसे ऑडियंस की तरफ से। अच्छा काफी प्लेयर हमारे बिजनौर के भी प्रो लीग में भी हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो अपने बिजनौर के लौंडों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ो, निकलो बिजनौर से बाहर, बड़ा अच्छा है। बिजनौर से बाहर निकलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और आगे अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर मैं वहाँ से निकल के इतना बड़ा कुछ कर सकता हूँ, इतना बड़ा प्लेयर अगर बन सकता हूँ, तो आप सब भी बन सकते हो। तो मेरी बेस्ट विशेज है अपने बिजनौर के लौंडों को कि आओ और छा जाओ देश में। सुन रहे हो लौंडो? ठीक है। अच्छा, आप लोग का कोई सवाल बैकग्राउंड से? सर थोड़ा सा अलग मतलब सीरियस टाइप का है। आपने एक बात कही और बहुत बड़ी बात आपने कही, किस तरीके से आप अनसोल्ड गए जबकि आप नेशनल जीते हुए थे 1 साल पहले। एक चीज देखने को मिली है खासतौर से जब कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हम आईपीएल की बात करें और केपीएल की बात करें, फायदा बहुत मिला है कबड्डी को। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मिली है, वो लोग भी देखने लगे जो कि शायद कबड्डी को जानते भी ना हुए, क्योंकि कबड्डी हमारा हमेशा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहा है, ज्यादा अगर हम बात करें इसमें से। लेकिन एक बात है, और अगर हम देखा जाए कबड्डी प्रो लीग की अगर हम बात करें, जैसे आपने अपना दर्द अभी बताया अभी इंटरव्यू के दौरान, लेकिन वही कबड्डी प्रो लीग की जब आपकी जब उनको जरूरत थी, जब शुरुआत जब इन लोगों ने की, उस समय राहुल एकदम नए आए थे, एकदम ताबड़तोड़ रेडे मार रहे थे, तो शायद आपको लगता है कि उस समय क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स को खास तौर से प्रो कबड्डी लीग को आपकी जरूरत थी, तब आपके साथ अलग ट्रीटमेंट मिलता था, और अब जब आपका मतलब प्राइम बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा खत्म हुआ है, अभी भी 31 के हैं आप, अभी 3-4 साल खेल सकते हैं आप आराम से, तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि अब उनको नया फेस चाहिए तो राहुल को के साथ हम इस तरीके का बर्ताव करें जो उन लोगों ने किया? देखो, इसमें कोई स्टार स्पोर्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये तो सभी ऑनर्स का होता है, टीम कोचों का होता है। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो जितने भी कोच अभी नए नए आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी के नाम से या कुछ की, जैसे कि पहले कोई लेजेंड प्लेयर है, उसमें से कोई एकदम से नया प्लेयर आ जाए तो वो एकदम से किसी का खपता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर जिसके बीच में मैं खेला हूँ, उनका नाम ना होने की वजह से मेरा नाम ज्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे ये लगता है कि ये नाम बड़ा होना भी मेरे लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर रहे हैं। मतलब इनिशियली जो मैं देख रहा था, जब मुझे याद है पहला सीजन मैं खेला था तो बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी प्लेयर थे, बड़े बड़े नाम थे उनके, उस बीच में मैं एक बेस्ट रेडर निकला था और एक अलग ही मुझे नाम मिला था उस टाइम, पोस्टर बॉय। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और वो प्लेयर अब कोच हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा जो नाम होना उनके ना उनको वो पचा नहीं, उसको वो पचा नहीं से, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका यार जब भी जाते हैं कबड्डी में कोई नाम आता है तो राहुल चौधरी का ही लेता है। तो मुझे लगता है मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बन गया, तो इसीलिए मैं शायद अनसोल्ड हो गया, क्योंकि सभी प्लेयर एक्चुअली मैं यही तो मैं मेरे ये समझ में नहीं आता कि यार तू नेशनल अच्छा खेल के आता है, और जितने भी मैच में मैक्सिमम खेला हूँ अभी तक जब से तेलुगु से निकला हूँ, अगर मेरी जितनी मैंने रेडिंग की है, अगर मैं 3 रेड किए तो 2 पॉइंट लेकर आया हूँ। तो मेरी खुद में ये समझ में नहीं आती कि मेरी परफॉर्मेंस खराब कहाँ हुई है। अगर मैं नेशनल अच्छा खेल रहा हूँ, मुझे आपने पहली रेड के लिए भेजा, जैसे कि जयपुर में 9वां सीजन में खेला, कोच ने मुझे पहली रेड के लिए भेजा, मैं पहली रेड पे पॉइंट लेके आ गया, उसके बाद मैं 10-15 मिनट खड़ा हूँ टीम के अंदर ही, उसके बाद कोई एक रेड आ गई, उसमें भी पॉइंट आया, कैच होगी तो फिर तुरंत बाहर। तो उसमें मैं नहीं मान सकता कि मेरी परफॉर्मेंस खराब है। खराब जब मान सकता हूँ कि जब मैं 10 रेड मार रहा हूँ और मुझे 2 पॉइंट भी नहीं मिल पा रहे। अभी जो करंट के नए नए प्लेयर्स हैं जो बेस्ट रेडर रह चुके हैं और उस करंट में चल रहे हैं, वो 23-25 रेड मारने के बाद 5 पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो वो भी अनसोल्ड होने लायक है फिर। और वही प्लेयर जब नेशनल में आते हैं तो वहां मैं बेस्ट रेडर निकलता हूँ, जहाँ की पूरी क्रीम बन के आती है। तो ये मेरे को मतलब पच नहीं रही थी ये टीम कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए, प्रो कबड्डी मेरे लिए नहीं रही है। तो सर इसमें एक आखिरी बस सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यही बात मैं जो कह रहा था, मतलब कमर्शियलाइजेशन, प्रो कबड्डी लीग, फायदा बहुत हुआ स्पोर्ट्स को, लेकिन उस स्पोर्ट्स को खेलने वालों को कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूज किया गया, लेकिन उसमें ये हुआ कि बहुत सारे जो खिलाड़ी और खेल सकते थे कमर्शियल, मतलब जी बिल्कुल, वो क्या नहीं खेल पा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से? या बिल्कुल इसी वजह से। आजकल क्या है कि अंदर खाने कहीं ना कोच की सेटिंग चलती है हर प्लेयर के साथ, जिस प्लेयर की सेटिंग अगर कोच के साथ होगी तो वो प्रो कबड्डी खेल रहा है। मैंने बताया बीच में कि ऐसे भी प्लेयर कबड्डी खेल रहे हैं
प्रो कबड्डी में जो सीजन मुझे लगता है 5-6 लगातार खेले और 5 ही पॉइंट नहीं होंगे उनके। ऐसे खिलाड़ी भी प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, हर बार सोल्ड होते हैं। तो ये आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रो कबड्डी में क्या चल रहा है। मैंने कई प्लेयर बेचारे ऐसे देखे, चलो मैं तो बहुत खेला, मेरा नाम भी हुआ, सब कुछ मिला मुझे, पर कुछ प्लेयर तो बेचारे ऐसे आए जो बेंच पे बैठे और वहां से ही चले गए। अभी आप सीजन 11 की बात करो, देवांग खेल रहा है, एक लड़का भी पटना से, अभी नंबर 1 पे चल रहा है, जबकि 2 सीजन उसको बाहर बैठा के रखा टीमों ने। क्यों कि जो कोच कहेगा, कोच का अगर मैं अपना हूं तो मैं खेलूंगा, चाहे मेरे से बढ़िया प्लेयर पीछे बैठा हो। अगर कोच को मैं अच्छा लगता तो मैं ही खेलूंगा। अभी मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी में अगर जो कोच चाहे इसको हीरो बना सकता है, क्योंकि हीरो को जीरो बना सकता है, तो ये अभी कोच के हाथ में है। और जिसकी कोच के साथ ट्यूनिंग अच्छी है या उनकी सेटिंग बाजी अच्छी है तो वो अभी भी खेलेगा, जब तक खेलेगा। क्योंकि जब 4-5 सीजनों में 5 पॉइंट जिस बंदे के नहीं वो भी कबड्डी खेल रहे हैं, अभी तक अनसोल्ड नहीं हो पा रहे, तो आप देख सकते हैं कबड्डी का क्या ये कोचेस क्या गेम खेल रहे हैं, पता नहीं, भगवान जाने। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत मैंने ऐसे देखे हैं जो थोड़ा सा शोहरत मिलने के बाद अब चीज़ों को भूल जाते हैं, पुराने लोग भूल जाते हैं, ऐसी जगह बैठ जाते हैं कि लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों को मतलब हर तरीके से इग्नोर मारते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, मेरा मानना तो एक ही चीज़ है कि स्टार बनाने वाली भी पब्लिक है और नीचे तारने वाली भी पब्लिक है। तो अगर आप अपने जो फैंस लोग हैं और आपके गांव के हैं जो आपके आस पड़ोस में आपको प्यार करते हैं, अगर आपका व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं रहेगा तो आप किसी के काबिल नहीं हो। तो मेरा मानना यही है कि आप हमेशा जैसे थे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि बनाने वाली भी पब्लिक है, उतारने वाली भी पब्लिक है। तो आप जब घमंड किसी चीज को आए तो एक बार रावण को याद कर लेना चाहिए। जब वो कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो हम किस खेत की मूली। तो यही है कि बस अपने काम करने चाहिए, जो पब्लिक आपसे प्यार करती है उसको आप भी प्यार करें, तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे। मैं तो गांव में जाता हूँ ऐसे ही घूमता हूँ मस्त, बिजनौर जाता हूँ ऐसे ही घूमता हूँ मस्त। अभी मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ तो पहले जानते नहीं थे, तो विक्की कौशल के साथ मैंने बड़ी अच्छी है मेरी, उनके फादर मेरे अच्छे दोस्त मान लो, कुछ भी मान लो, बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ बॉन्डिंग है। कभी भी बॉम्बे जाता हूँ तो मैं फ़ोन करता हूँ, तुरंत तो फ़ोन उठा के बात करेंगे, बेटा कैसा है, हाल चाल पूछते हैं। तो मैंने एक दिन वो पुरानी फ़ोटो लगा दी तो पूरी सोसाइटी में हल्ला मच गया कि विक्की कौशल हमारे घर आया था। तुम्हारे घर आया था क्या? मैं कहा सोसाइटी में आया था विक्की कौशल। मैंने कहा दी हाँ, और हमें क्यों नहीं मिलवाया? मैं कहा वो ऐसे नहीं मिलता किसी से। तो बड़ा मतलब एक अलग ही वो होता है। तो मैं तो मस्त रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी में है क्या है, प्यार दो प्यार लो। अब जो रैपिड फायर है, फटाफट आपको जवाब देना है। हाँ। रेडिंग या डिफेंडिंग? रेडिंग। आपके फेवरेट कबड्डी प्लेयर? अजय ठाकुर। कबड्डी के अलावा कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं? वॉलीबॉल। प्रो कबड्डी लीग या नेशनल गेम्स? प्रो कबड्डी लीग। क्यों? जिसने स्टार बनाया। अच्छा, ओके, ठीक है। छोले भटूरे या आलू पराठे? आलू पराठे। च्यवनप्राश व भसम वाला च्यवनप्राश? भसम वाला चमत्कार। थैंक यू राहुल जी, थैंक्स फॉर you. कमिंग हियर।